जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से संबंधित, जिसको इंग्लिश में टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं। ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। ऐसा ना हो कि परीक्षा में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पूछा जाए और आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही लिखाएं। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया ताकि आपको समझ आ सके कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन एक ही चीज़ है, अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड जितने भी आपकी भ्रांतियां होंगी कि कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस प्रकार की वायु राशियों से बनते हैं, इसका प्रभाव कैसा रहता है, किस प्रकार की स्थायी पवनों के प्रभाव में ये चलते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात भारतीय जलवायु और मौसम को भी प्रभावित करते हैं, भारत को भी इससे कुछ लाभ होता है। इस प्रश्न का भी उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। आइए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का सविस्तार वर्णन करें कि इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है और कैसे होती है। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये बहुत ध्यान रखिएगा एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा में शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की जगह यह पूछ लेते हैं, राइट ए ब्रीफ नोट्स अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अधिकांश बच्चे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को और भी कायदे से लिखाते हैं, लेकिन नहीं, जब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पूछा जाए तो समझ लीजिए कि वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन के बारे में ही बात कर रहा है। इनकी उत्पत्ति दोनों गोलार्धों में 30 से 65 अक्षांशों के बीच होती है। 30 कौन सी है, उपोषण उच्च वायु दाब की पेटी, और 60 क्या है, ये उपध्रुवी निवायु की पेटी। इसका मतलब 65 ही वाली ये जो बिंदी बिंदी में खींच रहा हूं, ये 65 पे हो जाएगी। तो इन दोनों पेटियों के बीच में होती, क्यों होती है अभी हम पढ़ेंगे इसको। इन चक्रवातों की उत्पत्ति की संबंध में बर्किनीज बहुवैकल्पिक परीक्षाओं, वनडे परीक्षाओं में ये बहुत पूछा गया है सिविल सर्विस में। बर्किनीज द्वारा ध्रुवी वताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी, कई बार पूछा गया कि पोलर फ्रंट थ्योरी या तरंग सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पोलर फ्रंट थ्योरी वताग्र में लिखाइएगा और वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत सी वेव्स के बारे में लिखाइएगा। नहीं, दोनों किससे रिलेटेड है, दोनों शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से ही रिलेटेड है। यह बर्गेन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने सिद्धांत दिया था, बर्किनीज ने। उस सिद्धांत का नाम क्या था, ध्रुवी वताग्र सिद्धांत, पोलर फ्रंट थ्योरी। इसको तरंग सिद्धांत या बर्गेन सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति दो, याद रखिए, विभिन्न तापमान और आर्द्रता, मैं बताऊंगा क्यों है ऐसा, वाली वायु राशियों के विपरीत दिशा से आकर मिलने से होती है। कम तापमान तथा शुष्क वायु राशि ध्रुवीय प्रदेशों से और अधिक तापमान और आर्द्रता वाली वायु राशि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से आती है। अब ऐसा क्यों है, कम तापमान और शुष्क वायु ध्रुवीय प्रदेशों से, इसका मतलब ये ध्रुव है, ठीक है। यहां से देखिए रेड वाली आ रही है ध्रुवीय हवा है, तो ये कम तापमान और शुष्क है। शुष्क क्यों है, कारण यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, तो जिसके कारण शुष्क है। और क्योंकि बहुत अधिक उससे आ रही अक्षांशीय ध्रुवों की तरफ से आ रही है, तो ये बहुत ठंडी है। दूसरी, अधिक तापमान और आर्द्रता वाली, अधिक तापमान मतलब उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से 55 पवनों की हवा है, और आर्द्र वाली, तो ये देखिए दूसरी हवा है, ठीक है। जब ये दोनों हवाएं एक दूसरे पे कहां मिल रही हैं, ये इस क्षेत्र में मिलती, कोई जरूरी नहीं कि ये 60 पे मिले, हो सकता है कि वो यहाँ पे 50 पे भी मिले और कभी वो 65 पे मिले, मतलब ये शिफ्ट होती रहती है।
कोई जरूरी नहीं है कि जहां पे मैंने ये लाइन खींची 60 डिग्री अक्षांश वाली वहीं पे मिलती। ये पेटियां जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना वायुदाब पेटियां, ये पेटियां ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती हैं सूर्य के उत्तरायण दक्षिण के साथ। तो ये इनका भी जो बनने का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधी का ये भी ऊपर नीचे शिफ्ट होता रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये दोनों वायु राशियां लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के एक दूसरे में विलीन नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक इनके बीच एक सुनिश्चित सीमा बनी रहती जिसे ध्रुवी वताग्र कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये इस तरह बना रहता है। तो ये जो हवा है ना, ये रेड वाली, ये ग्रीन वाली हवा यहीं तक रह जाती है, यहां तक रह जाती है। और ये जो रेड वाली हवा है आपकी, हाँ, ये जो ध्रुवीय हवा है वो ऐसे चली आती। तो देखिए ये ध्रुवी वताग्र है, इसको आप समझ लीजिए ये ध्रुवी वताग्र है। क्लियर हो गया आपको? तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, कोई जरूरी नहीं कि 60 पे मिले, 60 से पहले या 60 के बाद भी इन वताग्रों की उत्पत्ति हो सकती है जब दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां एक दूसरे के संपर्क आए। एक शीतोष्णकटिबंधी चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर अवसान के इतिहास को जीवन चक्र कहते हैं। ये कई क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होता है। क्रमिक अवस्थाओं मतलब एक के बाद एक अवस्था होती है। ये देखिए चित्र बना हुआ है, मैं आपको ब्रीफ में एक एक चित्र को समझा दे रहा हूं कि एक एक चित्र वास्तव में क्या शो कर रहा है। चक्रवातों की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक, अवसान मतलब जब तक खत्म नहीं हो जाते, उसको हम जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल कहते हैं। और ये कई अवस्थाओं में होता है, जो ये अवस्थाएं यहाँ पे मैंने आपको शो की हैं। तो आइए हम एक एक अवस्था के बारे में पढ़ें कि किस प्रकार चक्रवात का निर्माण आरंभ होता है। चित्र 1 में आप देखिएगा कि वताग्र बीच में काले रंग का, ऊपर ठंडी वायु है और नीचे गर्म वायु है। लेकिन इस चित्र में क्या है, दोनों वायु राशि क्या है, एक दूसरे के समानांतर चल रही है। अच्छा, दोनों वायु राशियों में कोई भी इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो एक दूसरे के क्षेत्र में घुसे और जिससे जो वताग्र है वो लहरनुमा बन जाए। तो यहाँ पे देखिए वताग्र क्या है, सीधा है और वायु राशि एक दूसरे के समानांतर चल रही है। दूसरे चित्र में देखिए कि ठंडी वायु राशि या गर्म वायु राशि जब एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती हैं तो क्या होता है, जो ये वताग्र यहाँ पे पहली चित्र में सीधा था, ये क्या होता है, लहरनुमा हो जाता है। इस प्रकार लहर बन जाती है वताग्र की। और इस वताग्र के जो पूर्वी भाग है उसको हम उष्ण वताग्र कहते हैं और उसके पश्चिमी भाग को हम शीत वताग्र कहते हैं। नीचे देखिए ये गर्म वायु राशि का क्षेत्र है और ऊपर क्या है, ठंडी वायु राशि का क्षेत्र है। आइए तीसरी अवस्था में देखते हैं। तीसरी अवस्था जो होती है वो चक्रवात के पूर्ण विकास की अवस्था होती है, जो समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार हो जाती हैं। और जो शीर्ष वताग्र है, उष्ण वताग्र है, वो उष्ण वृत्तांश, उष्ण वृत्तांश मतलब वार्म सेक्टर। ये क्या होता है, देखिए जो गर्म वायु का क्षेत्र होता है उसे वार्म सेक्टर कहते हैं, जो ठंडी वायु का क्षेत्र होता है उसको कोल्ड सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो वार्म सेक्टर है काफी चौड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वार्म सेक्टर क्या है, संकरा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शीत वताग्र है वो उष्ण वताग्र की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ता है। तो जो शीत वताग्र जब तेजी से आगे बढ़ने लगा तो जो वार्म सेक्टर यहाँ इतना अधिक चौड़ा था वो क्या हो जाता है, यहाँ पे संकरा हो जाता है। और ये जो होता है वो तीसरी अवस्था कहलाती है, जो चक्रवात की पूर्ण व्यवस्था कहती है। जो उष्ण वताग्र है यहाँ पे इस भाग को हम दक्षिणी पूर्वी भाग को उष्ण वृत्तांश कहते हैं और उत्तरी पश्चिम भाग को हम शीत वृत्तांश कहते हैं। चौथी अवस्था में आप देखेंगे कि जैसे हम जाते हैं कि उष्ण शीत वताग्र तेजी से आगे बढ़ता है, तो ये ठंडी वायु क्या है, ये गर्म वायु को ऊपर की ओर ढकेलने लगती है, जिसके कारण वताग्र के ये जो केंद्र है वहां पे एक निम्न दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है और ठंडी हवाएं क्या होती है, केंद्र की ओर चलने लगती है। जो पांचवी अवस्था है उसमें आप ये देखेंगे इस चित्र में कि जो ठंडी वायु राशि है ये गर्म वायु राशि को लगातार ढकेलती जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो गर्म वायु राशि का उसका नीचे से संपर्क खत्म हो जाता है और ये जो उष्ण वताग्र शीत वताग्र आपस में मिल जाते हैं और ये जब आपस में मिलते हैं इसको कहते हैं अधिविष्ट वताग्र।
छठी और आखिरी जो अवस्था है चक्रवात के अवसान, क्षय की मतलब खत्म होने की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि अधिसूचित वताक के कारण क्या होता है, जो ठंडी वायु है ऊपर देखिए गोलाकार होने लगती, चक्राकार का आने लगती, और जो गर्म वायु राशि है वो सीधे बहने लगती है। तो ये क्या है, पहली वाली अवस्था के लगभग पहुंच जाती है। देखिए कि गर्म ठंडी वायु ऊपर, गर्म वायु नीचे। तो इसी अवस्था में देखिए कि ठंडी वायु यहाँ पे है तो, लेकिन चक्राकार है, और ये गर्म वायु राशि नीचे बह रही, लेकिन दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रही। तो ये क्या है, चक्रवात का अवसान मतलब चक्रवात के खत्म होने का इंडिकेशन है। आइए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या कौन कौन सी? इनका आकार अनियमित होता है। पूर्णतः विकसित होने पर अधिकांश चक्रवात अंडाकार, ये याद रखिएगा, जो समदाब रेखाएं वो अंडाकार होती हैं, जिनकी लंबाई और चौड़ाई में 1:2 का अनुपात होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, अनियमित होती है, और इनमें चक्रवात का आकार अंडाकार होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। इन चक्रवातों का व्यास 300 से 1500 किलोमीटर होता है। मतलब ये 300 से 1500 किलोमीटर तक व्यास होता है, और घिरा हुआ क्षेत्र होता है, और 3 लाख से 12 लाख वर्ग किलोमीटर। मतलब यदि व्यास 3 से 15, मतलब मान लीजिए 300 से, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत दूर तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 300 से 1500 किलोमीटर तक तो इनका व्यास होता है, लेकिन इसका प्रभाव है वो करीब 3 से 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलता है। इन चक्रवातों को ऊर्ध्वाधर विस्तार 10 से 12 किलोमीटर होता है। तो मतलब ये जो चक्रवात है, ये इसकी जो ये लंबाई होती है, ये करीब 10 से 12 किलोमीटर के मध्य होती है। इन चक्रवातों की उत्पत्ति विकास ग्रीष्म ऋतु की तुलना में शीत ऋतु में अधिक होती है। ये याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में क्या सही है या क्या गलत है। तो वहां पे यह ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु की तुलना में इनकी उत्पत्ति शीत ऋतु में अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि शीत ऋतु में क्या होता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के उत्तरी गोलार्ध की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्रुवीय क्षेत्र की हवाएं काफी अंदर तक चली आती हैं। यहाँ पे जैसे ये वताग्र बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे तक चली गई, 60 डिग्री अक्षांश को भी पार कर गई। तो यही कारण है कि शीत ऋतु में इसकी उत्पत्ति ज्यादा होती है। शीत कटिबंधीय चक्रवातों का विकास स्थल और सागर दोनों में होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे तो वो सिर्फ सागर पे उत्पन्न होते हैं, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, स्थल और सागर दोनों में ही विकसित होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। देखिए पछुआ पवनों का क्षेत्र है, और एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने पवनों में पढ़ा है कि जो चक्रवात है वो हमेशा स्थायी पवनों का अनुसरण करते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो वो व्यापारिक पवनों का अनुसरण करेंगे, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है तो पछुआ पवनों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में ये बनते हैं और प्रवाहित होते हैं। इन चक्रवातों में दोनों प्रकार के वताग्र पाए जाते हैं। देखिए ये दोनों प्रकार के वताग्र, ये शीत वताग्र है और ये उष्ण वताग्र है। ये देखिए दिख रहा है ना दोनों लहरनुमा, तो शीत वताग्र उष्ण वताग्र दोनों पाए जाते हैं। अग्रभाग में उष्ण वताग्र, यदि चक्रवात की ये दिशा है, इस दिशा में जा रहा है, तो अग्रभाग में क्या होगा, उष्ण वताग्र, और वह पीछे के भाग में शीत वताग्र होता है, और ये पीछे के भाग में शीत वताग्र होता है। लेकिन चक्षु मतलब आंख नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आंख का निर्माण होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में होता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में आंख का आई का निर्माण नहीं होता। इन चक्रवातों के आगमन से पूर्व वायु का वेग मंद पड़ जाता है और वायुदाब गिरने लगता है। पक्षाप और पक्षाप स्तरी में बादलों के कारण सूर्य और चंद्रमा के चारों प्रभा मंडल, देखिए प्रभा मंडल क्या होता है, देखे होंगे चंद्रमा बना है, चंद्रमा के चारों तरफ एक धुंधला 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 एक लेयर सी बना होता है, जिसको हम प्रभा मंडल कहते हैं। ये किसके निर्माण से होता है, पक्षाप और पक्षाप स्तरीय बादलों के। इन बादलों के बारे में जान लीजिए कि ये बादलों में सबसे ऊंचे बादल हैं, जो 6000 से 12000 फीट के अधिक सी ऊंचाई में पाए जाते हैं, ये जान लीजिएगा।
तो ये सबसे ऊंचे स्तर पे पाए जाने वाले बादल हैं। तो ये क्या है, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे चक्रवात निकट आता है तापमान में वृद्धि होने लगती है, वह वायु की दिशा पूर्व से बढ़कर दक्षिण पूर्व हो जाती है। तापमान में वृद्धि क्यों होने लगती है, क्योंकि उष्णता का क्षेत्र सबसे पहले आता है। तो चूंकि गर्म क्षेत्र है तो तापमान में क्या होगा, धीरे धीरे होगी, और जो वायु पूर्व दिशा की ओर बढ़े, क्योंकि व्यापारिक पवनें क्या पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो लेकिन जैसे ही ये चक्रवातों का निर्माण आएगा तो क्या वायु पूर्व की ओर न होके दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगी, क्योंकि वो एक घेराकार सर्कल के रूप में चलती है वायु, तो वो घूम के दक्षिण पूर्व की ओर चलने लगेंगी। लगभग 24 घंटे तक मंद बौछार पड़ती रहती है और उष्ण वताक के आ जाने पर वर्षा रुक जाती है, दाब स्थिर हो जाता है और आकाश पर मेघों का आवरण छा जाता है। देखिए, जब चक्रवात आता है तो 24 घंटे तक मंद वर्षा, मतलब धीरे धीरे वर्षा होती रहती है, और उष्ण वताक के आ जाने पर वर्षा रुक जाती है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि वताक, जब चक्रवात आगे बढ़ता है तो सब अग्रभाग में क्या होता है, उष्ण वताक रहता है। तो जब उष्ण वताक आएगा तो वर्षा रुक जाएगी। उष्ण वताक के गुजर जाने पे ताप गिरने लगता है। अब ये क्यों गिरने लगता है मैं बताता हूँ। ये स्थिति शीत वताक के आने का सूचक है। जब उष्ण वताक आगे निकल जाएगा तो शीत वताक का भाग आएगा, और शीत वताक का तभी निर्माण होता है जब तापमान कम होता है। तो वो शीत वताक के आने का सूचक है, जिसके कारण वहां तापमान गिरने लगता है। शीत वताक के आते ही कपासी वर्षा मेघ घिर आते हैं। जान लीजिए कि जो ये कपासी वर्षा मेघ है, इन्हीं से सबसे अधिक वर्षा होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कपासी वर्षा में घिर आते हैं और वर्षा होने लगती है, प्रायः ओले भी पड़ते हैं और बिजली भी चमकती रहती है। शीत वताक के गुजर जाने के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। इसका मतलब ये क्या है कि जब शीत वताक गुजर जाता है तो वहां का जो मौसम है वो पहले की ही तरह बिल्कुल साफ हो जाता है। बादल एकदम साफ हो जाते हैं, आकाश बिल्कुल साफ रहता है और बारिश बिल्कुल रुक जाती है। अब आइए पढ़ते हैं कि इन शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है। पहला है उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका मतलब है उत्तरी अटलांटिक महासागर ये वाला भाग है जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन ये सब आता है। तो यहाँ पे क्यों होती है वर्षा, यहाँ पे जो वर्षा का जो चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है कि यहाँ पे ध्रुवीय पवनें आ रही है और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा, ये दोनों मिलके ठंडी और गर्म वायु राशियों का निर्माण करती है, जिसके कारण यहाँ पे ये वर्षा होती है। दूसरा है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का क्षेत्र भी आप देखिए तो ये वाला क्षेत्र है जहां पे होती है, जहां पे आर्द्र पछुआ पवनें और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति है। भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, क्योंकि पछुआ पवनों का अनुसरण करते हैं, तो कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए कहते हैं ये भारत के क्षेत्र में भी चले आते हैं, और ठंडी में जो भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के ही कारण होती है। और जो किसके लिए, किस फसल के लिए सबसे लाभदायक है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। तीसरा उत्तरी प्रशांत महासागर। उत्तरी प्रशांत महासागर यहाँ पे है जिसके कारण उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी कनाडा के जो क्षेत्र है वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और चौथा है चीन सागर। चीन सागर मतलब चीन के समुद्र में इनकी उत्पत्ति होती है और उत्तरी चीन और मध्य चीन में इससे काफी अधिक वर्षा होती है। तो ये जो चार प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है या उसके प्रभाव देखने को मिलता